इस समय हम हैं महाराष्ट्र स्टेट फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट की ऑफिस में। हमारे साथ में इस समय इस खाते की जो मंत्री हैं वो सुशीबेन शाह जी हैं, और हम उनसे जानेंगे कि ये खाता किस तरीके से काम करता है और किन क्षेत्रों में काम करता है, और इस खाते में क्या क्या चीज़ें जो है मुहैया करवाई जाती हैं बच्चों के लिए, और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है इस मंत्रालय द्वारा। सुशीबेन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं द डेली इंडिया न्यूज़ में। मैम सभी पहले श्रोताओं को नमस्ते और थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू मैम। मैम, पहला सवाल आपसे होगा कि ये जो मंत्रालय हैं ये किस तरीके से काम करता है और किन क्षेत्रों में काम करता है। चाइल्ड राइट कमीशन एक इंडिपेंडेंट आयोग है और महिला बाल विकास का एक अहम भाग है। हम क्या करते हैं चाइल्ड राइट कमीशन में? तो महाराष्ट्र के जो अबाउट लगभग 4 करोड़ बच्चे हैं, उनके हक की बात हम लोग करते हैं। ख़ास करके जो बच्चे हैं उनको जिसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़्यादा सबसे ज़रूरत है, जो किसी न किसी वजह से सरकमस्टेंसेस की वजह से लॉ की कॉन्फ्लिक्ट में हो, फिर वो अंदर पॉक्सो के अंदर हो, जीजीबी के अंदर हो, कोई भी लॉ के अंतर्गत वो जो उसमें वो इन्वॉल्व हुए हों और उसकी आयु 18 साल से कम हो, उसकी देखभाल, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको फिर एक बार एक प्लेटफॉर्म देना कि नई ज़िंदगी लेके आगे आए, वो काम हम सब चाइल्ड राइट कमीशन थ्रू करते हैं। मैं समझती हूँ कि देश का भविष्य देश के बच्चे हैं, महाराष्ट्र का भविष्य महाराष्ट्र के बच्चे हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारा महाराष्ट्र जो एक पुरोगामी स्टेट है, वो एक चाइल्ड फ्रेंडली यानी बाल स्नेही महाराष्ट्र बन के उभरे। खास मुद्दे कौन से हैं? तो राइट टू एजुकेशन अंतर्गत जिसने यूपीए सरकार की स्कीम थी कि जिसके अंतर्गत 25% स्कूल में, वेदर एडेड हो अनएडेड हो, उनको अपने को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हों उनको एजुकेशन देना है वही स्कूल में। तो वो हो रहा है कि नहीं, उसकी अमल बजावनी हमारे पास होती है। पॉक्सो के अंतर्गत जो सारे बच्चे प्रताड़ित होते हैं उनकी देखभाल, उनको न्याय मिलता है कि नहीं, उनकी काउंसलिंग, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, वो सब देखना हमारे अंतर्गत हैं। सारे शेल्टर होम्स और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो महाराष्ट्र में हैं वो बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो क्यों नहीं चल रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये फिर हमारी। अब आप पूछोगे कि सूजी पे ना महाराष्ट्र पर कैसे पहुंचते हैं, आपकी ऑफिस तो बम्बई में है, तो हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है और वो कमेटी वो डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को देखभाल करती हैं। खास करके जो बच्चे हैं जिसको कोई प्रकार की त्रास हो, प्रॉब्लम हो, तो वहाँ कांटेक्ट कर सकती हैं थ्रू द पुलिस स्टेशन और थ्रू हमारे जिम्मेबा महाराष्ट्र के जो वुमेन एंड चाइल्ड के ऑफिस हैं उनके थ्रू कंप्लेंट करके सीडब्ल्यूसी के मार्फत उनको गाइडेंस मिलता है, केयर मिलती है और एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी कामयाब कर सके। बिल्कुल मैम, अगर मैं जानना चाहूँ, जिस तरीके से बड़ी संख्या में बच्चों को जो है बलवा मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कम उम्र बच्चे हैं, शिक्षा लेनी चाहिए मगर वो कहीं ना कहीं इसमें झोंक दिए जाते हैं मजदूरी में, तो मैम क्या उस क्षेत्र में भी ये काम करता है मंत्रालय? बिल्कुल। हमारी अभी जून 22 को हमने ऑब्ज़र्व किया था वर्ल्ड डे ऑफ एंटी चाइल्ड लेबर। तब हमने बड़ी एनजीओ की मीटिंग लगाई थी, एक पेपर भी जारी किया था कौन सा एक्शन पॉइंट होना चाहिए। हमने 2-3 ऐसी 4-5 ऐसे स्पॉट्स देखे हैं कि जहाँ बाल कामगार बुलाए जाते हैं, वो हो अपना एमआईडीसी हो, मंदिर हो, फिर अपनी ये सोसाइटीज़ हों, तो हम जन जागृति लाने का काम कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। आई थिंक राजीव गांधी वॉज द वन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पारित किया था। वहाँ पेनल्टी का प्रावधान है, तो पेनल्टी हम जो एजेंट होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, उनको पर पेनल्टी आज तक मारी नहीं जाती थी। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि क्या हम ये पेनल्टी मार पाएँ। जो अभी आप 25 बच्चे मिले, हम काफ़ी सारी रेड करते हैं, 10, 15, 20, काफ़ी मात्रा में कम है लेकिन फिर भी है। तो जो एम्प्लॉयर को एक बार 25,000 या 50,000 पर बच्चे
जो उनको फीस पेनल्टी लाई जाए तो वो 2 बार सोचेगा। और ये जो फंड पेनल्टी होगा वो बच्चों के नाम पर हम एनएसएस में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लागने की सोच रहे हैं, क्योंकि जब तक कुछ ऐसे स्टेप्स ना उठाए जाए जिसकी वजह से एक कम हो, एक डिटरेंट होना चाहिए। तो ऐसी सब हमारी भूमिका है। काम बहुत बड़ा है, काम बहुत अहम है। और 3 साल से चूंकि आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं था, तो अब मेरे पास चुनौती हैं, पूरी कार्यान्वित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 महीने में हम ज़रूर एक कामयाब आयोग की तरह उभरेंगे। बिल्कुल मैम, अगर मैं बात करूं जैसे झुग्गी झोपड़ियों में कई सारे सिलाई कारखाने होते हैं, जरी कारखाने होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उसमें बड़ी संख्या में देखा जाता है कि बच्चे जो क्षेत्रीय बच्चे हैं वो तक वहां जाते हैं और उनसे मजदूरी वो करवाते हैं और घर वाले भी उनको बखुशी भेजते हैं क्योंकि उनके पास भी कुछ रकम आती है। तो मैम आप क्या संदेश देना चाहोगे ऐसे परिवारों को जो अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, शिक्षा से हटा कर उससे जो मजदूरी की तरफ भेज रहे हैं? कोविड में आपकी सही बात है सैयद भाई, कोविड में 2 साल बहुत ख़राब गए हर आदमी के लिए, खास करके बच्चों के लिए। शिक्षा रुक गई, ऑनलाइन शिक्षण था, लेकिन क्या सभी बच्चे ऑनलाइन पर शिक्षण ले सके? नहीं ले सके। तो वो सारे बच्चे मुझे लगता है किधर न किधर बाल मजूरी की तरफ झुक गए। घरों में भी पैसा आने लगा, बच्चों को भी पैसा मिलने लगा, खाना मिलने लगा ऊपर जो, तो उसकी वजह से बच्चे वापस एजुकेशन में आए नहीं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी मुहिम उठाई है और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हर बच्चे को वापस स्कूल में लाया जाए। मैं निवेदन करूंगी आपके तो सारे पेरेंट्स को, माँ बाप को, पालक को, कि आपको कभी भी लगे कि हमारे पास पैसे नहीं है या इकोनॉमिक हमारे कुछ तकलीफ़ें हैं, हमें कांटेक्ट करें। हम आपको ज़रूर या तो एनजीओ मार्फत या बीएमसी स्कूल मार्फत अच्छा एजुकेशन देने का प्रयत्न करेंगे। भूलिएगा मत, एजुकेशन लेना ही हमारे बच्चे आगे आ सकता है और कुटुंब आगे आ सकता है। बिल्कुल सुशील जी, जिस तरीके से आपने कहा आपसे संपर्क करें, अगर मान लीजिए कोई पीड़ित परिवार हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो किस तरीके से संपर्क कर सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से आप तक पहुंच पाती हैं? हमारा फ़ोन नंबर है, आपको मैं एंड ऑफ द इंटरव्यू में फ़ोन नंबर और हमारा ईमेल आईडी दूंगी, आप लिखें, हमें तुरंत उसका मैसेज मिलता है और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल। मैम अगर मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, महाराष्ट्र के अंदर कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, जहाँ तक के शिक्षा जो है बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है और वहाँ के बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मैम क्या ऐसे कोनों में भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि उन तक भी अच्छी से अच्छी उच्च स्तर की शिक्षा पहुँचे? मेन काम एजुकेशन का एजुकेशन की एक अलग खाता है महाराष्ट्र सरकार में, और मैं मानती हूँ एचआर करके भारत सरकार में भी अलग खाता है। हमारा काम क्या है? सुपरवाइज करना, मॉनिटरिंग करना कि क्या ये जो पूरी सिस्टम है, स्कूल्स हैं, वो तक पहुँच पाती है कि नहीं। ऐसी कोई भी पाड़ा हो, गांव हो कि जहाँ बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं, या 7वीं तक स्कूल है, फिर जिला परिषद के स्कूल में जाना है, तो आपको क्या बच्चे को पढ़ना है, लेकिन क्या दिक्कत क्या है? आपके पास एसटी के पास नहीं है, आपको साइकिल की ज़रूरत है, आप हमें लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको राहत मिले, आपको एसटी का पास मिले, सुविधा मिले और आप आपका आगे का शिक्षण कर सकें। मैं समझती हूँ हर ग्राम पंचायत के लेवल पर 7वीं तक स्कूल्स हैं लोकल लेवल पर। आगे जाने के लिए शायद उनको जिला परिषद की स्कूल में जाना पड़ता है। आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करना हमारा काम है, और आपकी कोई भी कठिनाई हो, सही मंत्रालय को और हम भी खुद वो आपकी कंप्लेंट को फॉलो अप करके कोशिश ज़रूर रहेगी कि आपको न्याय हो, आपको शिक्षा मिले और आप अच्छे नागरिक की तरह उभरे।
शुचि बहन जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। कुछ माता पिता पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगी आप? महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, नन्हे नन्हे कदम घर से निकलते हैं स्कूल की तरफ, और उनकी आने वाले भविष्य के लिए आप क्या कामनाएं करना चाहोगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? 2 साल के बाद 13 जून को जी शिक्षण चालू हुआ है। मैं प्रियदर्शनी पार्क, जो यहाँ बड़ा 24 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है और पार्क भी है, उसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सही मायनों में जब हमने ये पार्क 1.5 साल के बाद खोला, छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जिस उत्साह से प्रियदर्शनी पार्क में आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एथलेटिक करते हैं, टेनिस खेलते हैं, इतना आनंद हुआ हमें कि भाई चले बच्चे अभी काम पढ़ने लगे, खेलने लगे। पढ़ाई उन्नति की तरफ पहला कदम है। आपके बच्चे पढ़ें। मैं माँ बाप से कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपको बड़ी कठिनाई होंगी, आपको भी कोविड में, सबको हुई, आपको सैयद भाई, आपको, सभी को। लेकिन अभी 2 साल के बाद आपको जो आपको कुटुंब का उन्नति करनी हो, बच्चों को आगे लाने हो, उनको पढ़ाई। एजुकेशन इज़ द ओनली वे आउट फॉर अ गुड फैमिली लाइफ। अच्छा नागरिक बनने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कभी भी किधर भी कठिनाइयाँ हो, हमें कांटेक्ट करें, हम ज़रूर आपको मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना, ये थी शुचि बहन शाह जी, जो कि जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, पॉलिटिक्स के बाद में पूछना चाहते तो मैं, जी हाँ, आप पूछिए, मैं राजनीति। बता। हाँ मैम, आप भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। मैंने कहा ऐसे समय में ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, मगर आपने खुद बोल दिया। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगा मैम, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, सूचना का एक बड़ा धड़ा टूट कर जो है अलग हो जाता है हिंदुत्व के नाम पर। मैम, आपको क्या लगता है ये किस स्तर की राजनीति हो रही है? क्योंकि देश भर के जो लोग हैं वो इस राजनीति पे नज़र गड़ाए बैठे हैं कि आने वाले समय में होना क्या है। मैं वो नागरिक हूँ और वो कार्यकर्ता हूँ और पब्लिक लाइफ में मैं सालों से जुड़ी हूँ। मैं हिंदू हूँ, सैयद भाई आप मुस्लिम हैं, लेकिन जब पब्लिक लाइफ में, जब पब्लिक पॉलिसी बनती है, ये मायने नहीं रखता कि क्या आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आप भारत के नागरिक हो। ये जो अहम मुद्दा, भारत नागरिक को अच्छा शिक्षण, अच्छा विश्वास दिलाना काम, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करता। तो भले शिवसेना हिंदुत्ववादी हो, मुस्लिमवादी हो, क्या फर्क पड़ता है? आज जब कोविड काल में उद्धव जी ठाकरे ने, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया था, सभी ने सराहना था। WHO के अहम ऑफिसर ने भी उनका नाम लिया था। 2 साल तो इस सरकार के कोविड में गए। 6 महीने में मुझे समझ में ये नहीं आता है कि क्या हुआ, कौन से हिंदुत्व की को ठेस पड़ गई कि इतना बड़ा रिबेलियन हो गया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि या ईडी का प्रेशर है, CBI का प्रेशर है, क्या है भैया कि इसकी वजह से इतना बड़ा हिंदुत्व के नाम पर रिबेलियन। मैं मानती हूँ ये हिंदुत्व के नाम पर रिबेलियन करना गलत बात है। आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, आपका कोई पर्सनल मोह माया हो, खरे जो सच्चा है उसको साथ दीजिए। हिंदुत्व पॉलिटिक्स में आई थिंक इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं जिस प्रकार से हम बना रहे हैं। मैं समझती हूँ कि देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। रिलीजन इज़ अ पर्सनल चॉइस। मैं मंदिर में जाती हूँ कि नहीं, मैं फास्ट रखती हूँ कि नहीं, आप रोज़ा रखते हैं कि नहीं, आप नमाज जाते हैं कि नहीं, वो इन पर्सनल मामला है। जब रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एक होते हैं तो देश के लिए अलार्म बेल्स हैं, चिंता की बात है। मैं सारे नागरिकों को रिक्वेस्ट करूँगी कि भारत देश एक सेक्युलर देश है, सर्वधर्म संभाव हम मानते रहे हैं, गंगा जमनी हमारी तहजीब रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसके परे उठ के हम सारे नागरिक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो मोदी सरकार ने जो नारा दिया है, क्या सही मायने में हम उसकी अमलबजावनी हो रही है कि नहीं, सोचिए। बिल्कुल। मैम, एक चीज़ और आपसे जाननी थी। बात
छिड़ ही गई हैं। तो मैम ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पहले कभी एक इस तरीके के नारे नहीं देखे जाते थे कि जो हिंदुत्ववादी नारे जो जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, या ये कहा जाता है घर वापसी पहले नहीं सुनाई देता था कहीं। अभी हाल में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से जो है अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम जो हैं लोग जानने लगे हैं। तो मैम क्या ये राम राज्य इस तरीके का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और भारत में जिस तरीके से राम राज्य आना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, तो मैम आपको क्या लगता है कितने हद तक ये राजनीति का कौन सा स्तर है ये? राम राज्य, घर वापसी, लव जिहाद, फिर ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं समझती हूँ कि हम भारतवासी ने उनको लास्ट 10 साल में उभर के आई हैं। हिंदू मुस्लिम में पहले भी शादियाँ होती थी, तब कभी जिहाद का नाम नहीं दिया गया। घर वापसी किसी को धर्म के लिए चेंज करने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया था। राम राज्य ठीक है, राम राज्य अच्छी बात है, वो सभी के लिए होना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम हो। राम राज्य यानी अच्छी सरकार, अच्छा राज्य। क्या फर्क पड़ता है कि फिर वो राम का हो, समान अधिकार, वो जो सारी बातें हैं वो हमें उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए। और यही बात एक सरकार को लेनी चाहिए। गुड गवर्नेंस, फोकस होना चाहिए गुड गवर्नेंस पर। ये नहीं कि भाई आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या ईसाई हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम सब भारत के नागरिक हैं। मैं आपके ज़रिए हमारे सारे भाई बहनों को कहना चाहूँगी कि हम इससे परे उठकर, इससे ऊपर उठकर ये सोचें कि हम एक भारत के नागरिक की वजह से क्या हमको हमारे राइट्स हमारे मिल रहे हैं। सब एक तनाव का माहौल जो तैयार हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, सोचें। मैम एक सोशल मीडिया पे आपसे सवाल करना चाहूँगा। सोशल मीडिया के द्वारा जिस तरीके से अलग अलग ग्रुप होते हैं जो अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, कुछ होते हैं इस्लामिक प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, कुछ होते हैं हिंदुत्व के प्रोपेगेंडे फैलाते हैं। ऐसे सोशल न्यूज़ चैनल्स भी हैं और ऐसे सोशल न्यूज़ जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी ऐसी जो खबरें जो हैं फैलाई जाती हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो मैम इनको किस हद तक आपको लगता है कि ये भी इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दो शक हो नहीं सकता। फेसबुक, व्हाट्सएप, अभी जिसको मेटा बोलते हैं, अभी ये उनको उनकी जवाबदारी है कि वो ऐसे वीडियो जो भड़काऊकारी हो उनको बंद करना चाहिए। क्या और गलत न्यूज़ छेड़ना, उसका वायरल होना, मैं समझती हूँ कि जवाबदारी सरकार की भी है, व्हाट्सएप की भी है और फेसबुक मीडिया की, और ख़ास करके भारत की नागरिक की है। हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं जो ऐसी खबरें जो भड़काऊ हो, जो एक दूसरे के सामने लड़ाई करने को आपको प्रेरित करता हो, ऐसी वीडियो, ऐसे मैसेजेस हमें फॉरवर्ड ही नहीं करने हैं। मुझे लग रहा है कि तनाव बढ़ता जा रहा है, जो समाज में एक दूरी आ गई है, वो किधर बंद होनी चाहिए। हम सब मिलके तय करें कि भारत राष्ट्र एक राष्ट्र है, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या सिख। जब तक ये हम सारे भारतवासी ये नहीं सोचे, मैं नहीं समझती कि हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि आपने सुना, ये थी सुशीबेन शाह जी। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मेरा पहला सवाल था कि ये विभाग किस तरीके से काम करता है और किन क्षेत्रों में काम करता है, तो उनका साफ कहना था जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन तक शिक्षा पहुंचाई जाती है। जो अन्य तकलीफ़ें होती हैं बच्चों को, जैसे कि बाल सुधार गृह होता है, उसके अंदर किसी किस्म की अगर तकलीफ़ें हो रही हैं, प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से जो गरीब बच्चे हैं और जो गरीब बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको प्राइवेट स्कूलों में किस तरीके से एडमिशन दिया जाए, उसका भी ये लोग काम करते हैं ताकि उनका बच्चा भी अच्छी शिक्षा ले सके। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये नंबर है जिस पर कि आप संपर्क कर सकते हैं, 022 जो है कोड है मुंबई का, उसके बाद में नंबर है 224920858995। और दूसरा नंबर, आखिरी नंबर अगर बदल के बताऊं तो एक नंबर और है, वो नंबर है 2249208994।
फिर से एक बार आपको बता दूं, 2249208994, और इसी तरीके से आखिर के 2 नंबर अगर आप बदल दें, 97 लगा दें तो भी एक नंबर है। और ईमेल आईडी भी यहाँ दिया गया है। ईमेल आईडी है mscpcr@gmail.com। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, mscpcr@gmail.com। इस पर आप अपनी समस्याएं मेल कर सकते हैं और अपनी तकलीफ़ें बता सकते हैं, और आप अपना संपर्क इनसे कर सकते हैं और संपर्क नंबर छोड़ सकते हैं ताकि विभाग के लोग आपसे संपर्क करें और आपकी समस्याओं का समाधान निकालें। दूसरा सवाल मेरा था कि जिस तरीके से देश में राजनीति को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, राजनीति तो खैर हमेशा से चलती रही है, जो पहले से चलती रही है वो तो चलती रहेगी, उसमें उठापटक जारी रहेगी, वो तो कुश्ती का अखाड़ा बन चुकी है। मगर मेरा सवाल था सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से कुछ एक समाचार चैनल हो या कुछ एक लोग हों जिस तरीके से खबरें वायरल करते हैं, किसी और एक विशेष समाज के प्रति जो है द्वेष फैलाने का काम करते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? उनका साफ कहना था कि देश के सभी नागरिक एक हैं और ये देश जो है एकजुटता से, गंगा जमनी तहजीब से बना है। यहाँ सभी को सामान्य अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, जिस भी जात से या जिस भी भाषा से ताल्लुक़ रखता हो, भारत सबके लिए एक है। और ये विचार जो है भारतीयों के मन में रहना चाहिए और सभी को आने वाले समय में सोचना चाहिए कि देश किस ओर जा रहा है। अगर भारत की जनता अब नहीं आँख खोली तो आने वाले समय में जब आँख खुलेगी तब काफ़ी देर हो चुकी होगी। मगर चाहिए कि जनता को वो संभले और वक्त रहते ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे दूर रहें और अपने पड़ोसी और अपने साथियों का और अपने देशवासियों को एकजुट रखने की कोशिश करें। कैमरामैन सैटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।